केतकी ने जब मोहिनी को उस खास मुलाकात के बारे में बताया, तभी से मोहिनी बहुत ही बेसब्री से रात के 9 बजने का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी कोई मुंह मांगी मुराद पूरी होने वाली है। और ठीक 9 बजे मोहिनी अपने कक्ष से बाहर निकली और निर्वाणा भवन के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहां मोहिनी के अलावा किसी का भी जाना मना था। सुनसान लंबा गलियारा पार करके नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां थीं। मोहिनी तेजी से नीचे उतरती हुई एक बड़े से कक्ष के अंदर घुस गई। अंदर घुसने के साथ ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। कक्ष में बहुत ही हल्की सी रोशनी थी। फर्श पर मखमली कालीन बिछा था और काफी बेशकीमती राजसी स्टाइल का फर्नीचर रखा हुआ था। कमरे की सभी खिड़कियां बंद थीं और उन पर पर्दे डले हुए थे। एक खिड़की के पास रखी आरामदायक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। कमरे में फैली हल्की रोशनी में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मोहिनी के लिए कोई अजनबी नहीं था। वो इसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिरकार आपको हमसे मुलाकात करने की फुर्सत मिल ही गई। आदमी ने हौले से हंसते हुए कहा, फुर्सत तो तुम्हारे पास नहीं है। इन दिनों काफी हलचल मची हुई है अरण्यग्राम में। मोहिनी भी मुस्कुरा दी और उसके नजदीक आते हुए बोली, अरण्यग्राम में कब क्या होगा ये मैं तय करती हूँ। हाँ, वो तो सारी दुनिया जानती है। आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार धीरे धीरे तुमने हर चीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ ही लिया है। ये सुनकर मोहिनी की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। उसने अर्थपूर्ण अंदाज में कहा, लेकिन आप अभी तक मेरी पकड़ से दूर हैं। आदमी ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया, ये दूरी बहुत जरूरी है। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। अच्छा। मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन मैं तो अब भी नुकसान में हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा वो काम आपने किया नहीं है। नुकसान की परवाह तुम कब से करने लगी? उस आदमी ने कहा, तुम तो बड़े से बड़े नुकसान को भी अपने फायदे में बदल डालती हो। फिर वो एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे तुम्हारा सारा काम तैयार करने के बाद ही मैं इस मुलाकात के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम्हें और नुकसान नहीं होगा। सच? मोहिनी खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों की चमक पहले से दुगनी हो गई। मोहिनी ने आगे बोला, ये खुशखबरी देने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरे पास भी एक खबर है आपके लिए। वो क्या? आदमी ने जाम अपने होठों से लगाते हुए पूछा। मोहिनी थोड़ा गंभीर लहजे में बोली, मेरी एक विशानी ने उसे देखा था। ये सुनकर वो आदमी चौंक उठा। उसने पूछा, किसे? मोहिनी ने आगे कहा, निमिषा को। लेकिन वो अब मर चुकी है। अब मुझे ये पता लगवाना है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आदमी ने एक ही सांस में अपना जाम खाली किया और फिर वो एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, अब जब वो मरी गई है तो फिर उसके बारे में जानकर क्या हासिल होगा? उसकी मौत के साथ उसके सारे रहस्य भी दफन हो गए। आदमी की इस बात पर मोहिनी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, दुनिया में और मोहिनी में यही तो अंतर है कि मोहिनी बंद आंखों से भी वो सब देख लेती है जो दुनिया खुली आंखों से भी नहीं देख पाती। आदमी अब खामोश हो गया। मोहिनी उसे घूरते हुए बोली, निमिषा का इस तरह से दिखना एक बहुत बड़ा रहस्य था, लेकिन उसकी इस तरह से अचानक मौत हो जाना एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है जो शायद हमसे ज्यादा दूर नहीं है। वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। मोहिनी की इस बात से उस आलीशान कमरे की रौनक एकदम से बुझ गई थी। तो वहीं निर्वाणा के पीछे वाले हिस्से में एक हल्की सी कराहट सुनाई दी। साथ ही लोहे की मोटी जंजीर खड़कने की आवाज सुनाई दी। ये कराहट एक नौजवान लड़के की थी जो भवन की अंधेरी कालकोठरी में बंद था। उसका एक पैर लोहे की मजबूत सांकल में जकड़ा हुआ था। इस वक्त वो कोठरी के सख्त खुरदुरे फर्श पर तड़प रहा था। बार बार वो अपने पैर को इस तरह से पटक रहा था जैसे उनमें बंधी लोहे की जंजीर को तोड़ डालेगा।
उसके हाथ पैरों में जगह जगह घाव हो गए थे, जिनकी टीस से वो रह रहकर करा उठता था। अचानक वो जोर से चिल्ला उठा, मुझे निकालो यहाँ से। लड़के की इस डरावनी चीख ने भवन की खामोशी को चीर कर रख दिया। तभी अंधेरे में से दो विशानियां दौड़ती हुई इसी तरफ आईं। कोठरी में बंद लड़का अपनी हिम्मत बटोर उठा और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। मार डालो मुझे, अब और सहन नहीं होता, मुझे निकालो इस नर्क से। एक विशानी ने दरवाजे का ताला खोला और वे दोनों फुर्ती से अंदर घुस गईं। अंदर घुसने के साथ उन्होंने मिलकर उस लड़के के मुंह को दबोचकर उसे फर्श पर पटका। लड़का पूरी तरह से छटपटाने लगा। जल्दी करो, एक विशानी दूसरी से बोली, इसकी आवाज भवन के अंदर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी विशानी ने फौरन अपने पास से छोटी सी शीशी में भरा हुआ लिक्विड लड़के के मुंह में उडेल दिया। लड़के ने फौरन उसे बाहर उगलना चाहा, लेकिन दोनों ने फिर से उसका मुंह बहुत ही कस कर दबोच लिया। लड़का अगले ही पल निढाल होकर फर्श पर लुढ़क गया। एक विशानी ने गुस्से से कहा, इसका मुंह हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देती? दूसरी विशानी ने कहा, नहीं, इसकी मुक्ति का वक्त अभी नहीं आया है। इसके बाद वे दोनों फिर से उस कोठरी को ताला लगाकर अंधेरे में गुम हो गईं। उधर रुद्र जब अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो थककर चूर हो चुका था। उसने देखा कि गेस्ट हाउस का ताला खुला हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में घुसा और बिस्तर पर लेट गया। वो बस अब सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उसके दिमाग में वो सारे सवाल उथल पुथल मचाने लगे। वो अब उठकर बैठ गया। एक बार फिर से उसने उन्हीं तीनों चीजों को निकाला और अपने सामने बिस्तर पर रख लिया। वो आधी फटी हुई फोटो, निमिषा का दिया हुआ वो लेटर और अखबार में छपी वो मौतों की खबरें। इन तीनों चीजों को रुद्र बहुत ही गौर से देखते हुए सोच रहा था। इनमें से सबसे हैरान करने वाली चीज ये लेटर है। इसके मुताबिक निमिषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ा राज था। आखिर कौन है इस साजिश के पीछे? कौन है जिसके बारे में निमिषा जी बताना चाहती थी? और निमिषा वास्तव में कौन है नहीं थी? और वास्तव में मुझसे क्या करवाना चाहती थी? उसका ये राज तो उसकी मौत के साथ ही चला गया, या शायद। यही सब सोचते सोचते अचानक तभी वो उठा और पानी पीने के लिए जाने लगा। तभी उसे एक झटका लगा और वो एकदम से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। बेटा रुद्र, ये सब हरकतें फिर से शुरू हो गईं। ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं अच्छा खासा होश में हूं, फिर ऐसे शराबियों की तरह क्यों चल रहा हूं? रुद्र की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पानी पीने के लिए सामने रखा ग्लास उठा लिया। उधर निर्वाणा भवन में मौजूद रुद्र का हमशक्ल इंद्र इस वक्त अपने होश में नहीं था। नशे में चूर वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, जिसे उसने एक घूंट में खाली किया और दूर उछाल दिया। और ठीक उसी वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद रुद्र ने भी यही हरकत की। वो पानी पी ही रहा था कि अचानक उसने एक झटके में अपना ग्लास दूर उछाल दिया। उधर नशे में झूमता हुआ इंद्र अपने कक्ष से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर कक्ष का दरवाजा बंद था। वो बोल रहा था, मुझे निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, मुझे मोहिनी जी से मिलवा दो या मुझे बाहर ले जाओ। इंद्र नशे की हालत में भी काफी बेचैन लग रहा था। तभी वो लड़खड़ाया और सीधा दीवार से जा टकराया। उसी वक्त गेस्ट हाउस में मौजूद रुद्र ने भी काफी बेचैनी महसूस की। वो खुद से बोला, मुझे इतनी घुटन और बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है? मैं थोड़ा बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेता हूँ, शायद मन अच्छा हो जाए। वो बाहर जाने लगा कि तभी उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी लालटेन लिए हुए खड़ा हुआ था। ये गेस्ट हाउस का केयरटेकर था। लालटेन की मध्यम पीली रोशनी में उसका चेहरा देखकर रुद्र इतनी बुरी तरह से डर गया कि उसके गले से एक तेज चीख निकली और वो अचानक ही लड़खड़ाकर दीवार से टकराया और गश खाकर नीचे गिर पड़ा।
उधर मोहिनी अपने उसी खुफिया कक्ष से बाहर निकली जहां उसने एक रहस्यमयी आदमी से मुलाकात की थी और उसे निमिषा की मौत के बारे में बताया था। तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई मोहिनी अब अपने कक्ष की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बस निमिषा के बारे में ही सोच रहा था। अभी वो अपने कक्ष में घुसी ही थी कि उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने फौरन पलट कर देखा तो वहां उसकी एक खास विशानी खड़ी हुई थी। मोहिनी ने सख्ती के साथ कहा, यूं इस तरह मेरे पीछे पीछे आने का क्या मतलब है? विशानी ने अपना सिर झुकाकर कहा, स्वामिनी, वो लड़का माधव। मोहिनी ने चौंक कर पूछा, माधव? क्या हुआ उसे? विशानी ने जवाब दिया, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां ऐन वक्त पर पहुंच गईं, वरना अगर उसकी बातें कोई सुन लेता तो मोहिनी जोर से हंसते हुए बोली, तो ऐसा क्या गजब हो जाता? अगर उसकी बातों को सुनना होता तो वो पिछले 1 साल से यूं काल कोठरी में पड़ा सड़ नहीं रहा होता। इस पर विशानी ने धीमे लहजे में कहा, क्षमा कीजिए स्वामिनी, लेकिन अभी आप जिस आदमी से मुलाकात करके आई हैं, यदि कभी उन्होंने माधव की आवाज सुन ली तो काफी दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। विशानी की इस बात पर मोहिनी की हंसी एक झटके से रुक गई, लेकिन वो फौरन एक नकली मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए बोली, किसका कब क्या करना है मैं देख लूंगी। तुम लोग अपना काम ध्यान से करो, उसमें कोई कसर मत छोड़ना। अब जाओ और उस पर नजर रखो। विशानी फौरन वहां से चली गई, लेकिन मोहिनी के दिमाग में अब एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे। उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी नजर आने लगी। पहले उसके दिमाग में निमिषा घूम रही थी, अब उसके साथ साथ उस लड़के माधव का भी चेहरा घूमने लगा। जब उससे अपनी ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपने बिस्तर के पास रखा हुआ चांदी का ग्लास उठाया और उसे होठों से लगाते हुए मन ही मन कहा, माधव, लगता है तुम्हें अब एक लंबी नींद की जरूरत है, क्योंकि जो भी मोहिनी के सपनों में रुकावट पैदा करता है, मोहिनी उसके लिए एक डरावना सपना बन जाती है। रात अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अरण्य ग्राम में भी सन्नाटा फैलता जा रहा था। ज्यादातर लोग सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। वहीं गांव से थोड़ा बाहर एक चबूतरे पर 4-5 गांव वाले बैठ बातचीत कर रहे थे। तभी एक आदमी की नजर दूर घनी झाड़ियों की तरफ चली गई। वो गौर से उसी तरफ देखने लगा। एक गांव वाले ने पूछा, अरे ऐसा क्या दिख गया उन झाड़ियों में? दूसरा थोड़ा घबराते हुए बोला, कहीं तो रुक्मिणी तो नहीं आ गई फिर से? अरे नहीं भाई, उस आदमी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन झाड़ियों में कोई आदमी पड़ा हुआ है। ये सुनते ही एक गांव वाला लालटेन उठाते हुए बोला, अरे हाँ भैया, वो रहा, कोई बूढ़ा आदमी है बेचारा, चलो देखते हैं। वे सभी लोग फुर्ती से उठे और झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां सचमुच एक बूढ़ा आदमी घनी झाड़ियों में पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर एक सफेद कपड़े के अलावा कुछ नहीं था। उसका बदन इतना कमजोर था कि वो दूर से बस हड्डियों का ढांचा भर नजर आ रहा था। आंखें खुली हुई थीं, लेकिन इतनी अंदर धंस गई थीं कि वो काले गड्ढों जैसी दिखाई दे रही थीं। ये देखकर गांव वाले एक पल के लिए सिहर उठे। हे भगवान, कौन है ये आदमी? भैया, ये अपने गांव का तो नहीं लगता। अरे भैया, मुझे तो ये जिंदा भी नहीं लगता। ये सुनते ही गांव वाले दहशत में आ गए। यानी उनके सामने एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वे चिल्लाते हुए सीधा गांव की तरफ दौड़े और फिर देखते ही देखते तमाम गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी और क्रांति भी दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। मुखिया जी को देखते ही गांव वाले कहने लगे, मुखिया जी, हमारे गांव से तो मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, पहले नौजवान लड़कों की लाश मिलती थी, अब पता नहीं कौन बूढ़ा वहां मरा पड़ा है। भगवान जाने ये किसकी करतूत है। गांव वालों की भीड़ उस बूढ़े की लाश के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। जिसने भी वो लाश देखी उसका दिल दहल उठा। किसी ने आज तक ऐसा नहीं देखा था। औरतें तो डर के मारे वापस अपने घरों में घुस गईं। कमली ने भी इस लाश को देखा और दहशत से भर उठी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे भैया, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका सारा खून ही चूस लिया हो।
हाँ भैया, देखो तो चमड़ी काली पड़ी हुई है। अरे भैया, चमड़ी है कहाँ इसके जिस्म पर, बस हड्डियां ही बची हैं। मुखिया जी ने सबको शांत कराते हुए कहा, अरे पहले ये देखो कि ये है कौन, अपने गांव का तो नहीं है ना। इस पर सभी लोग लाश का चेहरा पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कोई ये जान नहीं सका कि उनके सामने बेजान लाश के रूप में पड़ा हुआ ये बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का लड़का राजी है, यानी कमली का भाई। कौन है ये माधव और क्या चाहती है मोहिनी इस माधव से और उस आदमी से, और क्या कमली पहचान पाएगी अपने भाई राजी को? जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।